नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि जैसे देखिए नॉर्मल जो हमारा प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है ना। प्रोटीन हैज यूनिक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। प्रोटीन का कैसा होता है? एक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये प्रोटीन का कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और क्या होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, उसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। इसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं, यानी कि जो हमारा नेचुरल प्रोटीन होता है उसे हम लोग नेटिव प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो प्रोटीन का हमारा एक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेटिव प्रोटीन। अब इस नेटिव प्रोटीन में अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना, फिजिकल चेंजेस हो या किसी प्रकार के केमिकल चेंजेस हो, नेटिव प्रोटीन कहते हैं ना। When a protein is in native form is subjected to the change like subjected to the physical change and chemical change, है ना। When it subjected to the physical and chemical change, chemical change, जब इसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, लाइक चेंज इन पीएच, और इसके पीएच में चेंज हो जाए, चेंज इन पीएच, है ना, या इसका एच बॉन्ड हट जाए, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ऑफ एच बॉन्ड, है ना। तो या तो इसका एच बॉन्ड हट जाए, इसका पीएच चेंज हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है ना, ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस अब इसके कारण क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए मेनली सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग का अल्फा हेलिक्स, है ना, हेलिक्स प्रोटीन है, हेलिकल स्ट्रक्चर वाला, है ना। तो इसके कारण क्या होता है? ड्यू टू दिस अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की अनकॉइलिंग हो जाती है, एंड तो जैसे हेलिक्स है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? अनकॉइलिंग हो जाएगा, और ग्लोबुलस का अनफोल्डिंग हो जाएगा, अनफोल्डिंग ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स अकर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? या तो जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी अनकॉइलिंग हो जाती है, उसके जो ग्लोब्यूल्स हैं उनकी अनफोल्डिंग हो जाती है ना। और जिसके कारण प्रोटीन अपने जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको लूज कर देता है ना। ड्यू टू दिस अनकॉइलिंग ऑफ हेलिक्स एंड अनफोल्डिंग ऑफ ग्लोब्यूल्स अकर, एंड प्रोटीन loses its biological activity, और प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन प्रोटीन। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हम लोग का एग वाइट होता है,
तो एग वाइट को जब हम लोग बॉईल करते हैं, है ना, तो कैसा हो जाता है, जैसे नॉर्मली जो एग होता है तो पहले जब हम उसको तोड़ते हैं तो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, लेकिन जब हम उसको बॉईल करते हैं तो जो एग वाइट होता है वो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है ना, फिर वो चिपचिपा नहीं रह जाता। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। बॉईल करने पे जो एग वाइट का कोएगुलेशन है ना, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। एग वाइट क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो देखिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें केवल सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, केवल वही अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देते हैं। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इनएक्ट, है ना। इसमें लिख लीजिए, ड्यू टू डीनेचुरेशन, ड्यू टू दिस सेकेंडरी and tertiary structures are destroyed but primary structure remain intact। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। तो डीनेचुरेशन के कारण केवल सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ही इफेक्टेड होते हैं, या इन्हीं का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्राइमरी का जो है तो सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी में ही क्या होता है, एच बॉन्डिंग आते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होते हैं, और ये सभी बॉन्ड टूट जाते हैं केमिकल चेंज के कारण, है ना। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन होती है, कोवैलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रांग होता है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जो उसके अलावा बाकी बॉन्ड्स होंगे, एच बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, वॉन डेर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है, तो वही सभी फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एच बॉन्डिंग हट जाएगी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हट जाएगी, तो जिसके कारण इसका जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर के जैसा ही हो जाता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है, तो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी बॉन्डिंग जो है वही चेंज हो जाती है। क्लियर है, तो ये हम लोग का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजाइम्स। तो देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आपके होते हैं बायो कैटेलिस्ट, याद रखिए, यानी कि कैटेलिस्ट ही होते हैं, बट बायो कैटेलिस्ट हैं। बायो कैटेलिस्ट कैसे हैं, जैसे देखिए जो हम लोग का नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें हम लोग कैटेलिस्ट का यूज करते हैं, जो नॉर्मल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, है ना। वैसे ही जितने भी हमारे बायो रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए भी हमें कैटेलिस्ट की जरूरत होती है। तो उन कैटेलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बायो कैटेलिस्ट। तो एंजाइम हमारा क्या होता है, बायो कैटेलिस्ट होता है, जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनके में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है ना, इन फूड डाइजेशन होता है, फिर उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग अपने बॉडी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो देखो ये चीजें होती है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है,
फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, और फिर उससे हमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं, इन सभी प्रोसेस में सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होती हैं? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इन्वॉल्व, है ना। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। और इन सभी रिएक्शंस में किसके हेल्प से होती हैं, है ना। दीज रिएक्शंस आर अकर विद द हेल्प ऑफ these reactions occur with the help of बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट के हेल्प से होती हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट, है ना। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं बायोकैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी बायो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो कैटलिस्ट काम करते हैं, वो कैटलिस्ट हमारे बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। और वही जैसे एंजाइम हमारा एक क्या होता है? बायोकैटलिस्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम लोग माल्टेज है हमारे पास, है ना, माल्टोज को अगर हम लोग डिकम्पोज करें, एंजाइम माल्टेज यूज करेंगे इसके लिए, माल्टेज, ठीक। तो अगर हम लोग माल्टोज को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये माल्टोज को क्या करता है? अब माल्टोज किससे बना होता है? माल्टोज दो ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है, तो ये दो ग्लूकोज में तोड़ देता है, C6H12O6, क्लियर। तो इस तरीके से क्या करता है? बायोमोलिक्यूल्स किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने में, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज करने में, है ना, और फिर उससे एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो बस इसमें ये याद रखिएगा कि एंजाइम नॉर्मली हमारे कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन होते हैं, है ना, जिनका कॉइल के जैसे स्ट्रक्चर होता है ना। एक फाइब्रस होता है ग्लोबुलर, फाइब्रस का सीधा सीधा लिनियर होता है, और इसका कॉइल के जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं, ये सभी कॉइल जैसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये सब क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइटामिन्स की, है ना। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? तो देखिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा गया है कि कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जिनकी स्मॉल अमाउंट हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है ना, और जिनकी कमी से हमें स्पेसिफिक डिसीजेज हो जाती हैं, है ना। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वाइटामिन्स कहते हैं। अब ये जो वाइटामिन्स होता है, ये सभी वाइटामिन्स का हमारी बॉडी जो है तो सभी वाइटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, लेकिन प्लांट्स में ऑलमोस्ट सभी वाइटामिन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हमें प्लांट्स से सभी प्रकार के वाइटामिन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वही स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? स्पेसिफिक डिसीजेस हो जाती हैं, है ना। इनकी जरूरत हमें स्मॉल अमाउंट में ही होती है, लेकिन हमारी बॉडी क्योंकि इसको प्रोड्यूस नहीं करती है, सभी विटामिन को प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्लांट्स से इनको लेना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स में लगभग सभी विटामिन हमको मिल जाता है। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं दैट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट it has been observed that certain organic compounds, certain organic compounds
certain organic compounds are required in small amount in our diet, है ना। तो ये देखा गया है कि सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें हमारी डाइट के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, है ना। डिफिशियंसी ऑफ दीज कंपाउंड्स, है ना, डिफिशियंसी ऑफ दीज कंपाउंड्स, डिफिशियंसी, है ना, अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो आप इस तरह से लिख लीजिए, बट their deficiency causes specific diseases, है ना। इसके क्या स्पेसिफिक डिसीजेस कॉज करती हैं, है ना। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन्स। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स, इन्हीं को हम लोग कहते हैं विटामिन्स। क्लियर है। तो इनकी हमें स्मॉल अमाउंट में ही रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन अगर ये ना हो तो हमें बीमारी हो जाएगी, कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस हो जाएंगे, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें हो जाता है, विटामिन बी की कमी से हो जाता है ना। तो ये हमें स्मॉल अमाउंट में नीड होता है, लेकिन अगर ये हमें ना मिले तो इससे हमें बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है ना। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ द विटामिन होते हैं, मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी synthesized in our body, but almost all vitamins can be synthesized by plants, है ना। ठीक है, but almost all the vitamins can be synthesized, ठीक है, इन प्लांट्स, लेकिन ऑलमोस्ट सभी विटामिन को सिंथेसाइज कर सकता है या करता है। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन देख लेते हैं ना। तो हम लोग विटामिन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। एक हम लोग का होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है एक, और एक हम लोग का होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो फैट में या ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के होता है ना। अब ये विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में या तो स्टोर होंगे या तो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होते हैं, जो कि हमारा एक फैट टिश्यू होता है। क्लियर है। तो इसमें लिख लीजिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सभी फैट सॉल्युबल है ना, है ना। तो दीज विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल्स, है ना। फैट या ऑयल्स में ये सॉल्युबल होते हैं, है ना। दे आर स्टोर्ड इन लीवर, या तो लीवर में स्टोर होते हैं,
है ना, ज़्यादा स्टोर होते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है ना। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये हमारा फैट टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक, तो ये हो गए हमारे फैट सॉल्युबल। और एक हम लोग का होता है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे बी ग्रुप के विटामिन, है ना, बी ग्रुप विटामिन। तो बी ग्रुप के विटामिन हो गए, एंड विटामिन सी। और जो विटामिन सी होता है, ये सभी कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इन विटामिन की जरूरत हमें रेगुलर बेसिस पे होती है ना। सो दीज मस्ट बी, दीज विटामिन, तो इसमें याद रखिएगा दीज विटामिन मस्ट बी एडेड इन आर रेगुलर डाइट। ये हमारे रेगुलर डाइट में होना चाहिए। 10 मिनट मस्ट बी एडेड इन आर रेगुलर डाइट, रेगुलर डाइट, है ना, रेगुलर डाइट में होना चाहिए, बिकॉज these are excreted, these are excreted in urine, ये यूरिन में excrete हो जाते हैं, these are excreted in urine, है ना। इसमें एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन है विटामिन B12। तो विटामिन B12 बस ऐसा होता है जो excrete नहीं होता है ना। So these are excreted in urine and cannot be stored in our body, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को वाटर सॉल्युबल विटामिन को रेगुलर अपने डाइट में लेना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में। क्लियर है, क्योंकि ये क्या होता है, यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने विटामिन के कुछ नाम लिख दिए हैं, उनके सोर्सेस और डिफिशियंसी लिख दी है ना। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विटामिन ए का सोर्स क्या है? फिश है, लिवर ऑयल है, कैरेट्स है, बटर है, मिल्क है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से हमको आई रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, है ना, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और एक ये जो है जीरो पैथेलेमिया। अब इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग का जो कॉर्निया है उसका हार्डनिंग हो जाता है। क्लियर है, तो ये भी आई रिलेटेड डिसीज ही है। उसके अलावा देखिए विटामिन B1 है ना, इसको थायमिन भी बोलते हैं। अब विटामिन B1 का सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ईस्ट, सीरियल्स, है ना, इन सब से हमको विटामिन B1 मिलता है। अब इसकी कमी से क्या क्या होता है? इसकी कमी से बेरी हो जाता है ना, जिससे ग्रोथ रुक जाती है, और लॉस ऑफ एपिटाइट, है ना, ये बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है हम लोग का विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, है ना, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। जैसे विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। मिल्क और एग वाइट से मिलता है हमको, है ना। इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, एक होता है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है? हमारे माउथ के एंड में एक तरीके से हमारा जो फियर्सिंग मतलब कि फटता है ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन, स्किन में बर्निंग बहुत होती है। उसके अलावा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, है ना, ये कहाँ से मिलता है? मिल्क से, एग यॉक से, सीरियल से, ग्राम से। इससे बीमारी होती है कन्वुल्सन्स, है ना। उसके अलावा विटामिन B12 मीट, फिश, एग, कर्ड, इससे बीमारी होती है परनीशियस एनीमिया, यानी आरआरबी काउंट हमारे ब्लड में कम हो जाता है। उसके अलावा विटामिन सी। अब विटामिन सी कैसी है हमारी? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड भी कहलाते हैं। जितने भी सिट्रस फूड होते हैं ना, खट्टे जो होते हैं हमारे टेस्ट में जो खट्टे होते हैं, वो जितने भी, जैसे आंवला है, नींबू है, ऑरेंज है ना, इन सब में मिलता है।
इसके कमी से क्या होती है, स्कर्वी। स्कर्वी मतलब हमारे जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग गम्स होता है। विटामिन डी, विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, फिश से, एग योक से। और इसकी कमी से रिकेट्स मतलब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना। रिकेट्स मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें क्या होता है, हमारे सॉफ्ट बोन्स हो जाते हैं और जॉइंट पेन होता है। क्लियर है। तो ये सब विटामिन है, तो इसमें मेजर मेजर आप याद रखिए। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, कैरेट्स है, फिश है ना। विटामिन बी1 है, इसका मेन सोर्स क्या है, मिल्क। देखिए लगभग सब में कॉमन आ रहा है मिल्क, है ना। विटामिन बी2 है, विटामिन बी6 है, बी12 है। और फिर इनकी कमी से क्या क्या हो रहा है, ये जो कॉमन हमारे डिसीजेस हैं, है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट है हम लोग का न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है, तो इसमें याद रखिए जैसे जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना, द पार्टिकल्स, ऐसे करके लिख लीजिए, पार्टिकल्स इन आर न्यूक्लियस, द पार्टिकल्स इन आर न्यूक्लियस ऑफ cells responsible responsible for heredity are called chromosomes, ठीक। तो जो पार्टिकल्स हमारे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हमारे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, है ना, आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल। तो जो अदर बायोमोलिक्यूल से बना होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें लिख लीजिए क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स अदर बायोमोलिक्यूल। तो जो अदर बायोमोलिक्यूल होता है वो कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, तो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग चेन होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए। तो जब हम लोग डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो डीएनए और आरएनए है वो 3 पार्ट में ब्रेक होता है। एक तो पेंटोज शुगर, है ना, ये 3 पार्ट से बना होता है, एक पेंटोज शुगर से, एक फॉस्फोरिक एसिड से, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस से। वैसे ही डीएनए भी पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, इसके बना होता है। तो जब हम इसको 100% हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। दोनों क्या है, 3 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आरएनए और डीएनए का पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है मतलब 5 कार्बन वाला शुगर होगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे हम लोग आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए का जो पेंटोज शुगर है ना, ये फ्रक्टोज के जैसा है, ठीक है। ये हम लोग का बीटा डी राइबोज का बना होता है पेंटोज शुगर।
और जो हम लोग का डीएनए का पेंटोज शुगर होता है ये क्या होता है, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज, मतलब कि राइबोज शुगर के, बीटा डी राइबोज शुगर के दूसरे नंबर के कार्बन में डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा देंगे। यहाँ पे हमने दूसरे नंबर के कार्बन में ऑक्सीजन को हटा दिया है। बाकी एज इट इज ये भी बीटा डी राइबोज है और ये भी बीटा डी राइबोज है, लेकिन ये डीऑक्सी है, मतलब सेकंड नंबर के बीटा डी टू डीऑक्सी, दूसरे नंबर के कार्बन में ऑक्सीजन को हटाना है, तो बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज ये है। तो ये दोनों का हो गया पेंटोज शुगर। उसके बाद हम लोग बात करें फॉस्फोरिक एसिड की, तो दोनों में सेम ही होता है, फॉस्फोरिक एसिड सेम होता है। और उसके बाद अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो देखिए इनका बेस भी लगभग सेम होता है। कौन कौन सा बेस होता है, तो इसमें याद रखिएगा डीएनए में है एटीजीसी, ठीक, और इसमें हो जाएगा AUGC, है ना, टी की जगह यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एटीजीसी मतलब ए मतलब एडिनाइन, टी मतलब थाइमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। इसमें ए मतलब वही एडिनाइन सेम ही रहता है, यू मतलब होता है यूरासिल, अब यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया, जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन, बाकी सब सेम। तो जो हम लोग का आरएनए है उसमें थाइमिन की जगह हम लोग यूरासिल एक बेस आ जाता है, क्लियर है। और जो डीएनए है उसमें एटीजीसी होता है, यहाँ पे मैंने बना दिया है, देखिए ये एडिनाइन है, उसके नीचे गुआनिन है, साइटोसिन है और ये है हमारा थाइमिन। तो ये किसके लिए है, ये डीएनए के लिए है, एटीजीसी, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, क्लियर है। और आरएनए के लिए भी यही सेम रहेगा, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यहाँ पे भी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। एक एक्स्ट्रा होता है यूरासिल, यहाँ पे मैंने यूरासिल बना दिया है, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा थाइमिन की जगह यूरासिल रहेगा, क्लियर है। ये हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए और आरएनए में अगर हम लोग मेनली डिफरेंस करें तो एक तो पेंटोज शुगर में होता है, जैसे आरएनए का जो पेंटोज शुगर होगा उसमें वो बीटा डी राइबोज है ना, बीटा डी राइबोज है, लेकिन जो डीएनए का शुगर है उसके बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज है, मतलब उसमें से एक ऑक्सीजन हमको हटा देना है दूसरे नंबर के कार्बन से। तो एक तो ये पेंटोज शुगर हो गया। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम रहता है। और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो वो भी सेम रहता है, केवल एक बेस ऐसा है जो डीएनए में है थाइमिन और आरएनए में थाइमिन की जगह है यूरासिल, क्लियर है। इसको देख लीजिए। अब ये जो बेसिस हैं डीएनए और आरएनए के, है ना, हमें पता है कि डीएनए और आरएनए के बेसिस में केवल एक बेस का डिफरेंस होता है, इसमें थाइमिन होता है और इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। अब ये जो बेसिस होते हैं, है ना, जैसे हम लोग एजीसीटी कर देते हैं, डीएनए का कौन कौन सा हो गया, एडेनाइन हो गया, जी यानी ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि इन चारों बेसिस में जो एजी है, एडिनाइन और ग्वानिन, इसको हम लोग प्यूरिन बेस कहते हैं, इसको हम लोग प्यूरिन PURI यानी प्यूरिन बेसिस कहते हैं। और जो सीटी यानी साइटोसिन और थाइमिन होता है इसको हम लोग पिरिमिडीन कहेंगे, पिरिमिडीन, इसको हम लोग पिरिमिडीन बेसिस कहते हैं, तो याद रखिएगा। वैसे ही अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, एजी सेम होता है, एडिनिन ग्वानिन सेम होता है, ठीक है। फिर साइटोसिन भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की जगह हो जाता है यूरासिल। तो इसमें भी जो शुरू के दो बेसिस हैं एजी एडिनाइन और ग्वानिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूरिन बेस है, ये हमारा प्यूरिन बेसिस है, इसको प्यूरिन बेसिस कहते हैं। और साइटोसिन और यूरासिल इसको हम लोग पिरिमिडीन पिरिमिडीन बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज इसमें याद कर लीजिएगा, इसमें दो प्यूरिन होते हैं और दो पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। तो जैसे हमको पता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर होता है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये हमारा पेंटोज डीएनए और आरएनए का पेंटोज शुगर है। अगर इस पेंटोज शुगर के पहले नंबर के कार्बन, ये हमारा पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है और ये पांचवें नंबर। अगर हम पहले नंबर के कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते हैं पेंटोज शुगर में, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद
हम पेंटोज शुगर के 5वें नंबर के कार्बन में अगर फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर दें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH था, है ना, और यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड वो होता है जिसमें पेंटोज शुगर के पहले नंबर के कार्बन पे बेस और 5वें नंबर के कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड को अटैच किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे HOH था, देखिए OH की जगह बेस आ गया, यहाँ से हमने OH को हटाया, अब यहाँ से OH गया होगा, यहाँ से H गया होगा, वाटर बाहर चला गया होगा, और यहाँ पे जो PO3 फॉस्फोरिक एसिड है वो आके यहाँ से बॉन्ड बना लिया होगा, ये PO4 बन गया, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद और न्यूक्लियोटाइड, ये चेन बनाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके, जिससे फिर क्या बनेगा, हमारा न्यूक्लियो एसिड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि दो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, है ना, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जैसे देखिए हमारे पास दो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है मान लेते हैं, और ये दूसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर में बेस और फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है, पहले नंबर पे बेस और 5वें नंबर पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। तो एक मॉलिक्यूल हो गया शुगर का, और ये शुगर का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो याद रखिएगा, पहले मॉलिक्यूल के तीसरे नंबर का जो कार्बन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के 5वें नंबर के कार्बन के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होके क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड्स के जैसे दो मॉलिक्यूल लिए हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जिस जब हम लोग शुगर में बेस, पहले नंबर के कार्बन पे बेस और 5वें नंबर के कार्बन में फॉस्फोरिक एसिड लगा देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स देखिए कैसे कंबाइन होंगे, तो ये दोनों आपस में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू कंबाइन होते हैं। मतलब पहले नंबर के मॉलिक्यूल के पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे नंबर का जो कार्बन है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें नंबर का जो कार्बन है, ये आपस में फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू कंबाइन होता है। कैसे, अब जैसे यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर के कार्बन का ये OH में से यहाँ से H गया, यहाँ से O जाएगा, और ये फास्फोरस इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीसरे नंबर का कार्बन है, ये 5वें नंबर का कार्बन है, तीसरे नंबर का कार्बन 5वें नंबर के कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू क्या बना लिया है, लिंकेज बना लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो गए। वैसे ही और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये भी ऐसे ही बॉन्ड बनाएंगे आपस में, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से क्या बन जाता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के माध्यम से जुड़ते हैं, फिर ये और न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेंगे, ऐसे करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो दो तरह का है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की एक चेन होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंसिंग होती है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन, द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, इसमें याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड के चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी सीक्वेंसिंग होती है। मतलब सिर्फ सिंपल ये याद रखिए कि इसमें एक सिंगल चेन होगी हमारी न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड की एक सिंगल चेन होती है, उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस टाइप का ऐसे चेन बना दिया, ठीक है। अब ये चेन है, ये सिंगल न्यूक्लिक एसिड की एक सिंगल चेन है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी एक सीक्वेंसिंग में होंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे, ठीक है। और उनके बेसिस होंगे, जैसे ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऐसे एक सीक्वेंस में अरेंज है ना। न्यूक्लिक एसिड के चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स है एक सीक्वेंस में अरेंज है ना। और ये इनके बेसिस है ना, ये ऐसे बेसिस है मान लीजिए। ठीक इस तरह से इनके बेसिस होते हैं। इस तरह से इनके बेसिस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की एक सिंगल चेन होती है और इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। तो ये होता है हम लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा एक होता है हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की दो चेन होती है, याद रखिए। इसमें न्यूक्लिक एसिड की एक ही चेन होती है, सेकेंडरी में न्यूक्लिक एसिड की दो चेन होती है। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। एक ऐसा हो जाएगा, एक हम लोग इसका इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक। एक ये, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दो चेन होंगे, न्यूक्लिक एसिड की दो चेन होंगी, है ना। तो देखिए पहले चेन का जो बेस होगा, पहले न्यूक्लिक एसिड के चेन का जो बेस होगा, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसिंग से बनता है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स में बेसेस होते हैं, तो पहले चेन का जो बेस होगा वो दूसरे चेन के बेस के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस तरह दोनों चेन एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होती हैं, एक दूसरे से जुड़ के रहती हैं, ठीक है। और ये जो बेसेस होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड का अगर प्यूरीन बेस है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या पिरिमिडीन बेस होना चाहिए। मतलब हमेशा याद रखिएगा, जैसे ए है एडेनिन, एडेनिन हमारा प्यूरीन बेस है, तो इसका पी के साथ पिरिमिडीन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और जी है हमारा प्यूरीन बेस है, तो इसका सी यानी साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि पिरिमिडीन बेस है। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्यूरीन का पिरिमिडीन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए वाला बेस है तो यहाँ पे टी वाला बेस होगा और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं जी वाला बेस है, यहाँ पे सी है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर ए वाला है, यहाँ पे टी है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों जो न्यूक्लिक एसिड की चेन है ये आपस में हेल्ड टुगेदर होती मतलब आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। क्लियर है। तो ये है हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें लिख लीजिए, टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर बुंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। तो इसमें लिख लीजिए, टू न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड chains are held together by hydrogen bonds। एक दूसरे से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं उससे ये एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर रहते हैं। क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस, है ना। तो जो पेयर ऑफ बेसिस है ना उन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस, बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस। ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक सिंगल
चेन होती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 चेन होती है। नेक्स्ट हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शंस देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के, कौन कौन से बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड का तो ये है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, इसीलिए इसे हम लोग रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ओवर मिलियंस ईयर। तो बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं, है ना, उन स्पीसीज की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रह जाती है, उनके डीएनए में रह जाती है, जो मिलियन ईयर बाद भी उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, और वही डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो डॉटर सेल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे हम लोग आइडेंटिटी बनती है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के जो डीएनए होंगे और वो डीएनए का जो भी रिप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा, वो डुप्लीकेट जो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो उनके डॉटर्स में या उनके आने वाले जो बच्चे हैं, जनरेशन है, उनमें ट्रांसफर होंगे, और इसीलिए वो आपस में बहुत ज्यादा मिलते भी हैं। इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन इन द सेल। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो सेल में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का भी काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रेट होते हैं, और इन्हें हम लोग इंटरसेल्यूलर मैसेंजर भी कहते हैं। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ब्लड में पोर होते हैं, और फिर पूरी बॉडी में जाके सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सम ऑफ दीज, अब कुछ यहाँ पे मैंने हार्मोन्स लिख दिए हैं, जैसे अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं। एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, इसके एग्जांपल है जैसे एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं, वो कौन कौन से, इंसुलिन और एंडोर्फिन्स है। इसके अलावा एमिनो एसिड डेरिवेटिव के कुछ हार्मोन्स है, इसमें आता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरिनपाइनफेरिन, है ना, एक है एपाइनफेरिन और एक है नॉरिनपाइनफेरिन। तो ये है हम लोग के एमिनो एसिड डेरिवेटिव। तो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, इनमें से कुछ हार्मोन्स आपको मेनली याद रखना है। अब हार्मोन करते क्या है, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी को मेंटेन करते हैं ना, बॉडी के जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसको कम करेगा। उसके अलावा जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जैसे ग्रोथ हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब ये जो थायरॉक्सिन होता है ये आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड होता है ना। तो ये आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का आयोडीनेटेड मतलब आयोडीन वाला डेरिवेटिव होता है। और ये अगर कमी हो जाए, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, और इसके कारण लिथार्जिनेस या ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है। तो दोनों चीज होती है कि हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, ओबेसिटी हो जाती है, एक ये होता है। और एक इसका अपोजिट भी होता है कि बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके कारण इसका, जैसे इसमें ओबेसिटी होती है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, वेट बहुत कम हो जाता है उसमें, है ना। और क्या हो जाता है, इसमें आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी से हमारे जो गोइटर हो जाता है गले में, क्लियर है। तो ये सब होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, क्लियर है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ये थियोरिटिकल पार्ट है, तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्लियर है। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ओके।